हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, सीडीपी की स्पेशल वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप लोगों से मैं सीडीपी का टेस्ट लूंगा स्पेशल सीटेट दिसंबर 2024 के लिए। फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो टोटल आपके क्वेश्चंस होंगे वो होंगे 30। अगर आप लोग 30 में से 10 से 12 प्रश्न सही कर लेते हैं तो आपकी सीडीपी की तारीफ बहुत अच्छी है और आप लोग सीटेट एग्जाम को बहुत ही आसानी से क्वालिफाई कर लोगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यह वीडियो पेपर 1 पेपर 2 दोनों लेवल के लिए है। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है कि क्रांतिक अवधि के संप्रत्यय की क्या अवधारणा है। बताइए सब लोग, क्रांतिक अवधि के संप्रत्यय की क्या अवधारणा है? विकास के दौरान अपरिवर्तनीय क्षति, या वातावरण का विकास पर कोई प्रभाव न होना, या आनुवंशिकता का विकास पर बहुत कम प्रभाव होना, या पुरस्कारों का विकास के दौर पर नकारात्मक प्रभाव होना। बताइए पहला का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्रांतिक अवधि के संप्रत्यय की क्या अवधारणा है? तो इसकी अवधारणा है विकास के दौरान अपरिवर्तनीय क्षति। पहला ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए बहुत अच्छे। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। सीटेट एग्जाम को क्वालिफाई करना है तो आप अभी कभी इस चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी वीडियो आए उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम से मिलता रहे। और भी सब्जेक्ट की वीडियोस अगर आप लोगों को देखनी है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, सीटेट दिसंबर 2024 के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें आपको सारी की सारी वीडियोस मिल जाएंगी। दूसरा प्रश्न है, विकास की नमनीयता में विश्वास रखने वाले सिद्धांतकारी निम्न में से किस दृष्टिकोण को मानते हैं? केवल स्वभाव ही विकास निर्धारित करता है, या पालन पोषण विकास को प्रभावित करता है, या विकास हमेशा निरंतर होता है, या विकास हमेशा अनिरंतर होता है? बताइए दूसरा का राइट आंसर दीजिए सब लोग। विकास की नमनीयता में विश्वास रखने वाले सिद्धांतकारी निम्न में से किस दृष्टिकोण को मानते हैं? बताइए सब लोग। बहुत अच्छे। तो पालन पोषण विकास को प्रभावित करता है, दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए बहुत अच्छे। अगला प्रश्न है, बहुत छोटे बालकों के लिए डैश समाजीकरण की प्राथमिक संस्था है? मुद्रक संचार, या धार्मिक संस्था, या विद्यालय, या तत्कालीन परिवार? बताइए बहुत छोटे बालकों के लिए जो है कौन सी वो संस्था है जो समाजीकरण की प्राथमिक संस्था है, ये आपको बताना है। और ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, समझ लीजिए कि हर वर्ष ये सीटेट में पूछा जाता है। तो परिवार होता है, तत्कालीन परिवार। ठीक है ना? वही प्राथमिक संस्था होता है। ऑप्शन चौथा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, और देखिए स्पीड में मैं इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि स्पीड आपको अब बढ़ानी है। ठीक है ना? क्योंकि वहां पे एक क्वेश्चन में 1 ही मिनट आपको मिलेगा और कुछ ऐसे प्रश्न रहेंगे जिसमें आप 2 से 3 मिनट भी लगा दोगे। ठीक है ना? तो अभी से OMR बनना सीख लो अच्छे से। ठीक है ना? लैंग्वेज वाला जो पोर्शन होता है, 2 लैंग्वेज आएंगे तो उसको कैसे फिल किया जाता है, उसमें बहुत सारे बच्चे गलतियां करते हैं। क्योंकि जैसे हिंदी है तो दोनों हिंदी आपको जो है पेपर में देखने को मिलेंगे। ठीक है ना? दो हिंदी रहेंगे, एक लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2। तो कौन सा भरना है वो सब डाउट क्लियर कर दूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन पियाजे के सिद्धांत में क्रियाओं और विचारों को की जो है संगठित प्रणाली जो व्यक्तियों को उनके जीवन से संबंधित वस्तुओं और घटनाओं को मानसिक रूप से प्रस्तुत करने और सोचने की स्वीकृति देती है, क्या कहलाती है? बताइए। उन्नत आयोजक, या संहिता, या उपकरण, या स्कीमें? बहुत अच्छे। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। भाई वीडियो को लाइक कर देना, इस वीडियो में 50 लाइक कंप्लीट करा देना। चलिए जवाब दीजिए सब लोग। तो यहां पे स्कीम में आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए बहुत अच्छे। स्कीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, जीन पियाजे के जो है संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर अधिकतर बच्चे दूसरों के जो है दृष्टिकोण को समझने में विशेषता कठिनाई महसूस करते हैं? उत्तर पारंपरिक, या पूर्व संक्रियात्मक, या मूर्त संक्रियात्मक, या औपचारिक संक्रियात्मक? 5 का जवाब दीजिए सब लोग। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। 5 का राइट आंसर देने का प्रयास करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, यहाँ पे देख सकते हो, लेवाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास किसका उत्पाद है? अनुवांशिक स्वभाव का, या केवल अवलोकन और अनुकरण का, या सामाजिक संपर्कता का, या आइस्मता निर्माण का? बताइए। 6 का जवाब दीजिए सब लोग। बहुत अच्छे भाई। और सभी लोग हर प्रश्न का जवाब जरूर दिया करो कि पहला का ये हो गया, दूसरा का ये हो गया। लेवाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास किसका उत्पाद है? ये है सामाजिक संपर्कता का। ऑप्शन तीसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, यहाँ पे बहुत अच्छा प्रश्न है ये, निम्न में से जो है किसका मानना है कि मानवीय गतिविधियां सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में विकसित होती हैं और उन परिप्रेक्ष्यों से हटकर उन्हें समझा नहीं जा सकता है? जीरोम ब्रूनर, डेविड ओसोबेल, या जीन पियाजे, या लेवाइगोस्की? बताइए। 7 का जवाब दीजिए सभी लोग। बहुत अच्छे।
तो यहाँ पे लेवाइगोस्की आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के किस चरण पर बच्चों के नैतिक तर्क दंड से बचने हेतु आज्ञाकारी होने पर आधारित होते हैं? पूर्व परंपरागत स्तर, या परंपरागत स्तर, या उत्तर परंपरागत स्तर, या औपचारिक परंपरागत स्तर? बताइए सब लोग। बहुत अच्छे, 8 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। कुछ भी जानकारी चाहिए तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 93,055,87,134। आप हमें व्हाट्सएप करके कोई भी जानकारी ले सकते हो। 9305587134। नोट कर लो सभी लोग। तो यहां पे ऑप्शन जो आपका सही होगा डियर, वो आपका सही होगा पहला वाला, पूर्व परंपरागत स्तर, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी एक जो है संरचनावादी अध्यापक की विशेषता है? बताइए, 9 का जवाब दीजिए। निम्न में से कौन सी एक संरचनावादी अध्यापक की विशेषता है? बहुत अमूर्त विचारों पर आधारित पाठ तैयार करना, अकेले हल करने के लिए जो है बहुत सारी समस्याएं देना, अधिगम का मूल्यांकन अर्धकालीन परीक्षाओं के आधार पर करना, या ऐसी गतिविधियां आयोजित करना जिससे विद्यार्थियों की अवधारणाओं को चुनौती मिले। यहाँ पे चौथा कि ऐसी गतिविधियां आयोजित करना जिससे विद्यार्थियों की अवधारणा को चुनौती मिले, ठीक है ना। जितना हो सके उतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप लोग इस टाइम करिए, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है। आज 26 नवंबर है और 14 दिसंबर को आपका एग्जाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्वर्ड गार्डनर ने अपने बहुबुद्धि सिद्धांत में निम्न में से किस बुद्धि प्रकार को शामिल नहीं किया है? प्राकृतिक बुद्धि को, या स्थानीय बुद्धि को, या बोधन बुद्धि को, या अंतर्वैयक्तिक बुद्धि को? बहुत अच्छा प्रश्न है ये और रिपीटेड क्वेश्चन है ये। कई बार सीटेट में, कई शिफ्ट में ये पूछा जा चुका है। और मैं जितने भी क्वेश्चंस करवाता हूं, कोई भी सब्जेक्ट हो, आपका ईवीएस हो, सीडीपी हो, हिंदी हो, एसएसटी हो, वो सारे के सारे आपके जो है रियल सीटेट के पेपर होते हैं, ठीक है ना। रियल क्वेश्चन पेपर होते हैं वो। तो यहाँ पे बोधन बुद्धि को शामिल नहीं किया भाई, ठीक है ना। ऑप्शन तीसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, अभिकथन तर्क वाला प्रश्न है, अच्छे से पढ़िए फिर जवाब दीजिए आप लोग। जब शुरुआत में कोई विद्यार्थी किसी समस्या को हल नहीं कर पा रहा हो तो अध्यापिका को उसे बोल बोलकर सोचने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तर्क क्या कह रहा है कि मौखिकीकरण और बोल बोलकर सोचना विचारों को क्रमित करता है और दी गई समस्या का हल ढूंढने में मदद करता है। बहुत अच्छे। 11 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। तो यहाँ पे ये भी आपका सही है, ये भी सही है, ठीक है ना। तो ए और आर दोनों सही है और आर यहाँ पे एक ही सही व्याख्या भी कर रहा है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चले। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, यहाँ पे देख सकते हो 12 का, कि कक्षा में जेंडर रूढ़िवादिता को रोकने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि अंतर जेंडर पारस्परिकता को प्रतिबंधित किया जाए, या जेंडर भेदभाव पर चर्चा करने से बचा जाए, या जो है ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किए जाए जो उन रूढ़िवादों को चुनौती दे, या रोजमर्रा की गतिविधियों द्वारा जेंडर पक्षपात किया जाए। बताइए सब लोग, 12 का जवाब दीजिए। बहुत अच्छे। अभी भी वीडियो की लाइक की संख्या बहुत ही कम है, तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो। 50 लाइक तो कंप्लीट कर दो इस वीडियो में। चलिए 12 का यहाँ पे ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किए जाएं जो उन रूढ़िवादों को चुनौती दें, ठीक है, चैलेंज। ऑप्शन तीसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अध्यापक के तौर पर आप अपनी कक्षा में मौजूद व्यक्तिगत विभिन्नताओं को अपनाने के लिए निम्न में से क्या करेंगे? बताइए क्या करेंगे? मिश्रित योग्यता समूह बनाना, पाठ्यक्रम को समृद्ध करना, अध्यापन के बाल केंद्रित तरीके अपनाना, या विद्यार्थियों को नामकरण करना? बताइए। बहुत अच्छे। 13 का जवाब दीजिए सब लोग। एक अध्यापक के तौर पर आप अपनी कक्षा में मौजूद व्यक्तिगत विभिन्नताओं को अपनाने के लिए निम्न में से क्या करोगे? पाठ्यक्रम को यहाँ पे देखिए समृद्ध करना है, और अध्यापन के बाल केंद्रित तरीके हमें अपनाना है, और विद्यार्थियों का नामकरण करना है। तो यहाँ पे दूसरा, तीसरा, चौथा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। विद्यार्थियों में समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने के लिए जरूरी है क्या? कक्षा में चर्चा और बहस को टाला जाए, या जो है विद्यार्थियों को चिंतन का समय दिया जाए, या रट कर याद करने पर बल दिया जाए, या विद्यार्थियों को सहयोगात्मक कार्य देने से बचा जाए? बताइए। विद्यार्थियों में समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने के लिए जरूरी है क्या? बहुत अच्छे भाई।
तो यहाँ पे विद्यार्थियों को हमें जो है चिंतन का समय देना है, ठीक है ना। ऑप्शन दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, यहाँ पे देख सकते हो, अधिगम हेतु मूल्यांकन किस प्रकार का होना चाहिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, सीटेट में बहुत पूछा गया है यह प्रश्न। बताइए, अधिगम हेतु मूल्यांकन किस प्रकार का होना चाहिए। परीक्षा केंद्रित, मानदंड संदर्भित, रचनात्मक या मानकीकृत। 15 का जवाब दीजिए सब लोग। अधिगम हेतु मूल्यांकन किस प्रकार का होना चाहिए। हमेशा रचनात्मक मूल्यांकन होना चाहिए। कौन सा? रचनात्मक, ठीक है ना। ये सब आपके जो है नेगेटिव वर्ड लिखे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, विभिन्न सजाति समूहों से संबंधित विद्यार्थियों से युक्त कक्षा में एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए। बताइए क्या करना चाहिए। विद्यार्थियों को समान संजातियों के आधार पर वर्गीकृत कर देना चाहिए, या ऐसी चर्चाएं सुसाधित करनी चाहिए जिनसे विविधता के प्रति स्वीकृति और सम्मान पैदा हो, या प्रभुत्ववादी संस्कृति पर आधारित मानकीकृत पाठ्यक्रम के आधार पर पढ़ाना चाहिए, या विद्यार्थियों के बीच व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर कोई ध्यान नहीं देना चाहिए। बहुत अच्छे, 16 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। और जब भी आप वीडियो देखा करो, पूरी वीडियो जरूर देखा करो, ठीक है ना। पूरे 30 क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं, तो 30 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं हर हाल में। ये अभी हैबिट बना लो अपनी। 16 का जवाब दीजिए। विभिन्न सजाति समूहों से संबंधित विद्यार्थियों से युक्त कक्षा में एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए। ऐसी चर्चाएं सुसाधित करनी चाहिए जिनसे विविधता के प्रति स्वीकृति और सम्मान पैदा हो। ऑप्शन दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका स्कूल विभिन्न सुविधाओं की पहुंच पाने के लिए सीढ़ियों, दरवाजों और दूसरों वास्तुकला संबंधित स्वरूपों द्वारा पैदा की गई बाधाओं को दूर करने के लिए अपनी आधारभूत संरचनाओं में सुधार कर रहा है। ऐसा करके स्कूल क्या प्रोत्साहित कर रहा है। मुख्यधारा, बहिष्करण, एकीकरण या समावेशन। बताइए, 17 का जवाब दीजिए सब लोग। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग भाई, जितने बिल्कुल लेट में आए हैं क्लास में। चलिए 17 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे समावेशन आपको हो जाएगा, ठीक है ना। क्या प्रोत्साहित? समावेशन को प्रोत्साहित कर रहा है, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, क्षीण दृष्टि से जूझते विद्यार्थियों के समायोजन हेतु जो है एक अध्यापक को क्या देने से बचना चाहिए। दृश्य, अव्यवस्थित नोट्स, आवर्धक लेंस, बड़े आकार में छपी पाठ्य पुस्तकें, स्पर्शनीय मानचित्र और आलेख। बताइए, क्षीण दृष्टि से जूझते विद्यार्थियों के समावेशन हेतु एक अध्यापक को क्या देने से बचना चाहिए। 18 का जवाब दीजिए सब लोग। क्षीण दृष्टि से जूझते विद्यार्थियों के समायोजन हेतु एक अध्यापक को क्या देने से बचना चाहिए। ये सब हम दे सकते हैं, दृश्य अव्यवस्थित नोट्स नहीं दे सकते हैं, ठीक है ना। इसे हमें देने से बचना चाहिए एक अध्यापक को जो क्षीण दृष्टि से विद्यार्थी जूझ रहे हैं, ठीक है ना। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, अवधान न्यूनता, अतिक्रियाशीलता विकार से जूझते विद्यार्थियों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। नेगेटिव क्वेश्चन है, बताइए। उन्हें किसी एक कार्य में लंबे समय तक एकाग्र रहने में अक्सर मुश्किलें होती हैं। वे अक्सर वस्तुओं को कुल बुलाते रहते हैं और बेचैन दिखते हैं। वे किसी कार्य पर काम करते हुए बहुत आसानी से विचलित हो जाते हैं। उनकी काफी लंबी और स्थिर अवधान अवधि होती है। बहुत अच्छे भाई, 19 का जवाब दीजिए सब लोग। 19 का राइट आंसर दीजिए सब लोग। उनकी काफी लंबी और स्थिर अवधान अवधि होती है। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, एक स्कूल में एक प्रतिभावान विद्यार्थियों को कुछ श्रेणियां छोड़कर सीधे उच्च श्रेणी में पदोन्नत कर दिया जाता है। प्रतिभावान विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए इस स्कूल में किस उपागम का इस्तेमाल किया गया है। त्वरण, समृद्धिकरण, प्रोत्साहन या संश्लेषण। बताइए, 20 का जवाब दीजिए। 20 का राइट आंसर देने का प्रयास करेंगे सब लोग, और वीडियो को लाइक कर दो सब लोग, जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हो। हजारों लोग देखते हो और 50 वीडियो लाइक नहीं हो पाती है एक वीडियो में। 50 लाइक, इतना तो कर दिया करो आप लोग, इतनी मेहनत मैं आप लोगों के लिए करता हूं। तो यहाँ पे त्वरण आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। रियल क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लाता हूं, आप लोग डाउनलोड भी नहीं कर पाते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थपूर्ण अधिगम हेतु कक्षा में ऐसी संस्कृति विकसित करनी चाहिए जहां विद्यार्थियों को किसके अत्यधिक अवसर मिले। एक दूसरे के प्रति स्पर्धा करने के, या ज्ञान का निर्माण करने के, या तथ्यों को रट कर याद करने के, या निष्क्रिय होकर खोजने के। चलिए, ये दोनों में काट दिया, अब इनमें से बताइए दूसरों में से। 21 का जवाब दीजिए।
अर्थपूर्ण अधिगम हेतु कक्षा में ऐसी संस्कृति विकसित करनी चाहिए जहां विद्यार्थियों को किसके अत्यधिक अवसर मिले, ज्ञान का निर्माण करने के अत्यधिक अवसर मिले। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल भाई करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, यहां पे देख सकते हो, विद्यार्थियों को क्या बनने के लिए सुशासित करना चाहिए, स्वतंत्र विचारक, या जो है आश्रित अधिगमकर्ता, या निष्क्रिय अनुकरणकर्ता, या जो है उच्च श्रेणी के प्रतिद्वंदी। बताइए सब लोग, 22 को जवाब दीजिए। तो यहां पे स्वतंत्र विचारक आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि विद्यार्थियों को स्वतंत्र विचारक बनने के लिए सुशासित करना चाहिए हमें हमेशा। ऑप्शन पहला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, यहां पे देख सकते हो, अविकलन तर्क वाला प्रश्न है, पढ़िए, सही जवाब दीजिए। शुरुआती उम्र से ही हमारा मस्तिष्क वास्तविक सांसारिक परिवेशों से जुड़ी विषय वस्तु को सीखने में सक्षम होता है। तर्क आर है, प्राथमिक स्तर पर विद्यालयों को अमूर्त विषय वस्तु और पुस्तकीय अधिगम पर बल देना चाहिए। 23 के जवाब दीजिए सब लोग। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। अब आप लोगों के स्कोर सही आने लगे हैं। बहुत सारे बच्चे 30 में से जो है 22-23 भी क्वेश्चन करेक्ट करें। अगर आप 22-23 अभी कर रहे हो तो बेस्ट है, ठीक है ना, आपकी तैयारी ठीक ठाक है। अगर 15 सही कर ले रहे हो तो भी ठीक है, ऐसा नहीं है कि गड़बड़ है, कि भाई इसमें कंटेंट 15 ही पूछा जाएगा, आप कितना रट के जाओगे, रटने वाली चीज होती ही नहीं है सीटेट में। आप ईवीएस में थोड़ा बहुत रट लोगे, बाकी जो सब्जेक्ट हैं आप उसमें रट नहीं पाओगे। इसमें क्या होता है, समझना होता है सीटेट में, अगर समझ गए तो आप सीटेट क्वालिफाई कर लोगे। तो यहां पे ऑप्शन जो आपका सही होगा, यानी कि शुरुआती उम्र से ही हमारा मस्तिष्क वास्तविक सांसारिक परिवेशों से जुड़ी वस्तुओं को सीखने में सक्षम हो जाता है, बिल्कुल सही बात है। और प्राथमिक स्तर पर विद्यालयों को अमूर्त विषय वस्तु और पुस्तकीय अधिगम पर बल देना चाहिए। ये बल हमेशा नहीं देना भाई, तो ए सही है लेकिन आर गलत है यहाँ पे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, अधिगम जो है अधिक प्रभावशाली होता है जब विषय वस्तु अत्यधिक जटिल हो, या अध्यापक का शिक्षा शास्त्र व्यवहारात्मक हो, या अधिगम लक्ष्य परीक्षा केंद्रित हो, या अधिगम का स्वभाव प्रयोगात्मक हो। बताइए, बहुत अच्छा प्रश्न है ये, सभी लोग जवाब दीजिए। देखिए, अधिगम अधिक प्रभावशाली होता है जब विषय वस्तु अत्यधिक जटिल हो, तो जटिल आपका नेगेटिव हो गया। अध्यापक का शिक्षा शास्त्र जो है व्यवहारात्मक हो, ठीक है ना, ये भी नहीं होगा। परीक्षा केंद्रित गलत होता है। अधिगम का स्वभाव प्रयोगात्मक हो, व्यवहारात्मक नहीं प्रयोगात्मक हो। ऑप्शन चौथा आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, यहाँ पे देख सकते हो, रीना एक दी गई समस्या के समाधान हेतु उस समस्या से मिलती जुलती समस्याओं को उद्घृत कर रही है। वह निम्न में से किस समस्या समाधान युक्ति का इस्तेमाल कर रही है, निगमन परीक्षण, अनुरूपक सोच, प्रक्रियात्मक स्थिरता, या स्मृति सहायक विधियां। बहुत अच्छे भाई, 25 का जवाब दीजिए सब लोग, 25 का। तो यहां पे आपका जो करेक्ट आंसर होगा अनुरूपक सोच हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनुरूपक सोच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे अभिगतम तर्क वाला प्रश्न है कि एक अध्यापिका को जो है, यहाँ पे एक अध्यापिका को विद्यार्थियों द्वारा दी गई त्रुटियों पर कोई ध्यान नहीं देना चाहिए और त्रुटियों का अधिगम प्रक्रिया में कोई महत्व नहीं होता। इससे सरल प्रश्न आपको नहीं देखने को मिलेगा, दोनों गलत हैं, ठीक है ना, दोनों हमें ध्यान देना चाहिए, ठीक है ना, और महत्व होता है, तो यहाँ पे दोनों गलत है, ए और आर दोनों गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे विद्यालयों को क्या करना चाहिए, विद्यालयों को क्या करना चाहिए, विद्यार्थियों की भावनात्मक स्थिति को अनदेखा करना चाहिए और पहले से सीखे ज्ञान को पुनर्उत्पादित करने पर ध्यान देना चाहिए। विद्यार्थियों के सामाजिक संदर्भ को अनदेखा करना चाहिए और पहले से सीखे ज्ञान को पुनरुत्पादित करना चाहिए। विद्यार्थियों के सामाजिक संदर्भ के प्रति विचारशील होना चाहिए और नए ज्ञान के निर्माण को अनदेखा करना चाहिए। विद्यार्थियों की भावनात्मक स्थिति के प्रति विचारशील होना चाहिए और नए ज्ञान के निर्माण पर ध्यान देना चाहिए। ये तीनों आपके नेगेटिव थे, जैसे अनदेखा कर देना चाहिए, ये आपका था, अनदेखा कर देना चाहिए, अनदेखा कर देना चाहिए, तीनों में। तो ये आपका चौथा आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा भाई, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, अधिगम असहायता से जूझते विद्यार्थी योग्यता का ऐसा दृष्टिकोण रखते हैं जिसमें मेहनत करके योग्यता में बढ़ावा नहीं किया जा सकता। योग्यता के प्रति ऐसा दृष्टिकोण क्या कहलाता है, एकल या सत्व दृष्टिकोण, या वार्थिक दृष्टिकोण, या प्रवीणता उन्मुखी दृष्टिकोण, या अधिगम आशावादी दृष्टिकोण।
बहुत अच्छे। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। और भी क्लासेस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, तो एक बार प्लेलिस्ट आप जरूर से जरूर चेक करना, वहां पे बहुत सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी। सत्य दृष्टिकोण कहलाता है, ठीक है ना। पहला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है। अधिगम के लिए एक जो है सहायक वातावरण पैदा करने हेतु यह महत्वपूर्ण है कि विद्यार्थियों की रुचियों को अनदेखा करें, या विभिन्न हिस्सेदारी जैसे कि माता पिता, अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच संप्रेषण पोषित करें, या बहुत सख्त, कठोर एवं सत्तावादी अध्यापकों को नियुक्त करें, या पढ़ाने के लिए मानकीकृत पाठ्यक्रम को लागू करें। बिल्कुल सरल प्रश्न है। 29 का जवाब दीजिए सब लोग। टैग वर्ड की सहायता से आप इसे कर सकते हो। अनदेखा करना चाहिए, नहीं। कठोर, जहां पे देखिए आपका निगेटिव होता है। मानकीकृत पाठ्यक्रम जो होता है, मानकीकृत जो आपका होता है निगेटिव होता है, ठीक है। तो दूसरा आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, कि विभिन्न हिस्सेदारी जैसे कि माता पिता, अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच संप्रेषण पोषित करना है। लास्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कारक विद्यार्थियों के प्रभावशाली और अर्थपूर्ण अधिगम में सहयोग नहीं करता है? कौन सा नहीं करता है? बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र, अधिगम की सार्वभौमिक रूपरेखा, मानकीकृत पाठ्यक्रम, अध्यापन का संरचनावादी उपागम। बताइए। अभी मैंने बताया था ना कि मानकीकृत जो आपका होता है वो आपका नेगेटिव होता है। नेगेटिव पूछा था तो नेगेटिव ही आपको ऑप्शन ढूंढना है, ठीक है। ऑप्शन तीसरा। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की जो है सीडीपी की वीडियो। कैसी रही जरूर बताया करो कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना। और 30 में से कितने क्वेश्चन आपके करेक्ट हुए, अपना रियल स्कोर जरूर बताइए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो पे दोपहर में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। चैनल पे पहली बार तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना। थैंक यू सो मच।